हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस डेमो वीडियो में ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं लेके आया हूं आपके सामने। आप इस वीडियो को देखकर मूल्यांकन कर सकेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले दो बात बता दूं। पहली बात ये कि इस वीडियो में मैं दो टॉपिक उठाऊंगा, पर उन टॉपिक्स को मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। उन टॉपिक्स की डिटेल के अंदर हम जब क्लास होगी हमारी तो उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने कोई भी रैंडमली दो टॉपिक उठाए हैं जिनके मैं ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। दूसरी बात यह कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि लेक्चर समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की। तो उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स हम एक कहानी के साथ। एक यूनान कंट्रीज का नाम आपने सभी ने सुना होगा। उसके अंदर एक राज्य होता है, एक देश होता है एथेंस। कौन सा होता है? एथेंस। तो इस एथेंस राज्य में, इस एथेंस देश के अंदर एक गरीब परिवार में एक व्यक्ति जन्म लेता है और उस व्यक्ति के पिता मूर्तिकार थे जो कि मूर्ति बनाया करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जब वो व्यक्ति का जन्म हुआ यानी कि वो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो उसका भी इंटरेस्ट उस मूर्तिकार मतलब मूर्ति बनाने में हो गया। वो भी अपने पिता का साथ देने लगा। पर उसका कुछ समय बाद क्या होता है, उसका मन वहां से उठ जाता है। वो उसको वो व्यवसाय रास नहीं आता। वो स्कूल खोल लेता है। वो बच्चा क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, एक स्कूल खोल लेता है। एक स्कूल खोल लेता है और उसके अंदर काफी लोग आने लगते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, समस्याओं का समाधान करने के लिए, और अपनी उलझनों को लेकर, अपने घर परिवार की या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको लेकर उस स्कूल में आने लगते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाते हैं। और इसके कारण वो व्यक्ति भी काफी फेमस हो गया कि भी हाँ, मतलब फेमस तो हो ही जाएगा ना कि भी उस वो सभी समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो काफी फेमस हो गया और उसके काफी फॉलोवर्स भी हो गए। पर उस समय क्या था, ये बात हो रही है लगभग स्टूडेंट्स 469 ईस्वी पूर्व की। 469 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, ना कि ईस्वी की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 469 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स ये। तो उस समय जो एथेंस था वो एथेंस का किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ और वह एथेंस बुरी तरह वहां से हार गया और काफी अपमानित भी हुआ। तो इस हार के कारण वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हुआ। वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हुआ। इतना जागरण हुआ, इतनी जागृत उनकी राष्ट्रीयता की भावना हो गई कि वो राष्ट्र के खिलाफ कभी सुनना पसंद नहीं करते थे। और सही बात है, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। राष्ट्र के खिलाफ सुनना पसंद भी नहीं होना चाहिए। तो 469 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ, जो उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, जो वो व्यक्ति थे वो हमेशा राष्ट्र के साथ रहते थे, राष्ट्र से बहुत प्यार करते थे, राष्ट्र के साथ खड़े रहते थे और कहते थे राष्ट्र का मैं व्यक्ति हूँ, राष्ट्र का नागरिक हूँ। पर वो दिखावों, आडंबरों, पाखंडों से हमेशा दूर रहने को कहते थे कि आप किसी भी प्रकार के पाखंडों से, किसी प्रकार के आडंबरों से आप दूर रहिए। वो कई बार राजनेताओं की आलोचना भी कर दिया करते थे। तो इस कारण कई लोग उनके दुश्मन हो गए, कई लोग उनके खिलाफ हो गए और उनको देशद्रोही कहा जाने लगा। तो उन पर देशद्रोही का केस चलाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब उस समय की जो अदालतें थी, उस समय की जो कोर्ट थी, उन्होंने सॉरी उन्होंने फैसला लिया, कि इस देशद्रोही को फांसी की सजा दे दी जाए। परंतु उनके काफी फॉलोवर्स थे, उनके काफी समर्थक थे, तो उन्हें फांसी की सजा न देकर जहर का प्याला पीने के लिए कह दिया गया कि आप जहर का प्याला पी लिए, जहर का प्याला पी लें। तो फिर क्या हुआ, जब उन्हें ये सजा सुना दी गई तो जो उस व्यक्ति के जो दोस्त थे ना या फिर उसके समर्थक थे ना, उन्होंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड को, कहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को, जहां पर वो व्यक्ति बंद था यानी कि जिस जेल में बंद था, वहां के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ रिश्वत दी और उस व्यक्ति को कहा कि आप एथेंस से भाग जाइए, इससे आप बच जाओगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति ने मना कर दिया। क्यों मना किया? उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, इससे अच्छा, भागने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, मैं मरने से नहीं डरता, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं एथेंस के एक वफादार नागरिक होने की मिसाल कायम करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक एथेंस के वफादार नागरिक होने की मिसाल कायम करूंगा। और वो उसके बाद उस व्यक्ति ने वो जहर का प्याला पिया और मृत्यु को वो प्राप्त हो गए। वो व्यक्ति था कौन? वो व्यक्ति था डियर फ्रेंड्स सुकरात। आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, सुकरात। कौन था? सुकरात। क्वेश्चन आते हैं डियर फ्रेंड्स इसके।
डियर फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुकरात कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, किस राज्य के थे, उनकी मृत्यु कैसी हुई। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने इस एक छोटी सी कहानी के अंदर ये कंप्लीट कर दिया। कहानी नहीं है, ये एक उनकी जीवनी है, उनकी थ्योरी है। ठीक है। इनके एक शिष्य होते हैं प्लेटो, उसकी बात करते हैं अब प्लेटो की। अब बात करते हैं उनकी प्लेटो की, उनके शिष्य की। काफी क्वेश्चन आते हैं प्लेटो से। इनका एक नाम और था अफलातून। क्या नाम था? अफलातून। अफलातून, ये नाम था इनका प्लेटो का एक दूसरा नाम। ये सुकरात के शिष्य थे। दो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, प्लेटो किसके शिष्य थे और अफलातून किसका नाम था, या फिर प्लेटो का क्या नाम था दूसरा। ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन्होंने काफी बुक्स लिखी, जिनमें से एक बुक लिखी इन्होंने रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रिपब्लिक बुक किसकी है। तो ये प्लेटो की है भाई। ठीक है। इस रिपब्लिक बुक में इन्होंने दार्शनिक राजा के महत्व को बताया, दार्शनिक राजा होता क्या है ये बताया, और दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए ये बताया। उन्होंने कहा कि जो दार्शनिक राजा है ना, दार्शनिक राजा, मैं लिख देता हूं यहां पे, दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा क्या होता है ये बताया कि दार्शनिक राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रशिक्षित हो, जो विवेकशील हो, जो प्रभुत्व संपन्न हो। यानी कि सबसे मेन बात इन्होंने दो चीज पे, इन्होंने ज्यादा ध्यान दो चीज पे दिया। एक तो प्रशिक्षित होना चाहिए राजा, और दूसरा विवेकशील होना चाहिए, यानी कि अपने विवेक पर निर्णय ले, किसी के कहने पर निर्णय ना ले। मतलब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे निर्णय न ले, अपने विवेक पर निर्णय ले। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि प्लेटो ने कहा कि कोई धोबी, कोई मोची, कोई नाई राजा नहीं हो सकता। राजा वो हो सकता है जिन पे विशेषता होनी चाहिए, एक चिकित्सक जैसी विशेषता होनी चाहिए। चिकित्सक के अंदर विशेषता होती है। चिकित्सक तभी बनता है जब उसके अंदर सभी गुण होते हैं चिकित्सक के। चिकित्सक अपने मरीज, अपने पेशेंट के सभी रोगों को दूर कर देता है, उसकी बीमारी को दूर कर देता है। इसी प्रकार राजा होना चाहिए, उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए कि वो अपने प्रजा के, अपने समाज के, उसकी प्रजा के सभी समस्याओं का समाधान कर सके, उनका निराकरण कर सके। ऐसा राजा होना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं डियर फ्रेंड्स की दार्शनिक राजा की थ्योरी किसने दी? प्लेटो ने दी। कोई धोबी, नाई, मोची राजा नहीं हो सकता, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। चिकित्सक जैसी विशेषता होनी चाहिए, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। ठीक है। अच्छा, और एक बात इन्होंने और भी कही प्लेटो ने कही कि अगर हम 100 लोगों में से ढूंढेंगे तो एक नायक मिल जाएगा हमें। अगर हम अगर हम एक बुद्धिमान आदमी ढूंढने लग गए तो हमें हजारों में एक बुद्धिमान भी मिल जाएगा। अगर हम एक नायक ढूंढेंगे तो 100 में से एक नायक मिल जाएगा, बुद्धिमान ढूंढेंगे तो हजारों में से बुद्धिमान भी मिल जाएगा। अगर हम एक संपूर्ण व्यक्ति ढूंढेंगे तो शायद लाखों में से भी ना मिले। ये ये जो थॉट है, ये जो लाइन है, ये भी प्लेटो ने ही कही। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। काफी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स इसके अंदर 5-7 मिनट की, ये 10 मिनट की जो वीडियो हुई है, इसके अंदर काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका है कि दार्शनिक राजा का ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहे कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा। ये ऑप्शन है नीचे 4, देख लीजिए। प्लेटो, आंसर प्लेटो ही है इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आपके आ चुका है, और इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये मैंने आपको डिटेल भी नहीं करवाया अभी तक। प्लेटो को मैं बहुत डिटेल से कराऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल से, क्योंकि प्लेटो के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन प्लेटो के आते हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा। देखिए, इंडियन पॉलिटी और ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, ये सिर्फ पीजीटी के अंदर ही नहीं आती। इस मतलब जहां पर भी जिक के आएगी इंडियन पॉलिटी तो आएगी आएगी, मानते हो ना आप? आएगी ही आएगी। तो सिर्फ पीजीटी वाले ही नहीं, बाकी जो सब्जेक्ट के या फिर किसी और एग्जाम की जो स्टडी कर रहे हैं वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो इंडियन पॉलिटी उनकी यहाँ से कवर हो जाएगी। दूसरा टॉपिक उठाते हैं स्टूडेंट्स। ये पहला टॉपिक था, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आपके सोल्व हुए हो गए, और इनमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया भी। और हम जब डिटेल के अंदर वीडियोज करेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको आपके लिए लाता रहूंगा। एक क्वेश्चन हम भारतीय संविधान का उठाते हैं, 7वीं अनुसूची को उठाते हैं हम, 7वीं अनुसूची को। 7वीं अनुसूची और 246 अनुच्छेद को उठाते हैं। 200 संविधान के 246वें अनुच्छेद के अंदर लिखा है कि
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीन चीजों के बारे में लिखा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। सातवीं अनुसूची के अंदर केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियों के बीच में बंटवारा किया गया है कि केंद्र की शक्तियां क्या होगी, राज्य की शक्तियां क्या होगी। और अनुच्छेद 206 और इसको तीन टाइप्स में बांटा गया है: संघ सूची, समवर्ती सूची और एक सॉरी बीच में एक राज्य सूची आना था, राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची। संघ, राज्य, समवर्ती, ठीक है। तो इस अनुसूची के अंदर यानी कि अनुच्छेद 246 की मैं बात करूं तो उसमें लिखा गया है कि संघ सूची के अंदर जो विषय होंगे, जो भी कार्य होंगे, उन पर निर्णय लेने का अधिकार, उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होगा। अनुच्छेद 246 में लिखा है कि राज्य सूची के अंदर जो भी विषय, जो भी कार्य होंगे, उन पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। समवर्ती सूची के अंदर लिखा है यानी कि 246 अनुच्छेद में लिखा है कि समवर्ती सूची के अंदर जो भी विषय होंगे उन पर निर्णय लेने का अधिकार, उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का होगा। पर अगर कभी मतभेद होता है तो संघ सरकार का ही कानून सर्वप्रथम माना जाएगा। संघ सूची के अंदर क्या क्या विषय देख लीजिए, मैं आपको एक एक दो दो बता देता हूँ, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। संघ सूची के अंदर जैसे कि नागरिकता हो गई, विदेशी प्रावधान हो गए, रक्षा मामले हो गए, ये सब चीजें, और रेलवे हो गई, जहाज हो गई, ये सब संघ सूची का विषय है। राज्य सूची के अंदर पुलिस हो गया, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, कृषि हो गई, ये सब चीजें आपकी राज्य सूची में आती है। समवर्ती सूची में जैसे कि शिक्षा हो गई, विवाह, तलाक, इस तरह के मुद्दे हो गए, ये सब इसमें आपके समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर, आपकी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, ये आपकी स्टेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो चुका होगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है, अवशिष्ट शक्तियां। ये स्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके अंदर होती है, मतलब इन पर कौन निर्णय ले सकता है। अवशिष्ट शक्तियां होती क्या, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए अवशिष्ट शक्तियां वो होती है, अवशिष्ट शक्तियां वो होती है जो विषय ना तो संघ सूची में लिखे गए हैं, ना राज्य सूची में लिखे गए हैं, ना समवर्ती सूची में लिखे गए हैं। जो विषय मान लीजिए भविष्य में कभी भी कोई भी ऐसा विषय आता है जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के अंदर जो विषय नहीं लिखे गए हैं, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं लिखे गए हैं, वो अवशिष्ट सूची में आता है। और इस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ सरकार का होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का होता है। 1935 के अधिनियम में ये जो अधिकार है अवशिष्ट शक्तियों का, ये गवर्नर जनरल के पास था। पर अब हम आजाद भारत में रहते हैं तो संविधान के अनुसार जो इन पर जो निर्णय लेने का अधिकार होता है संघ सरकार का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। और आप हमारे साथ जुड़िए, और हम 21 मई से 2 क्लास आपको डेली देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ें और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें, ठीक है। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और यस लिखकर मुझे जरूर भेजें ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे आपके नाम भी याद हो। अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी की, अगर आप मुझे बताना चाहें कि मैं इस बुक को पढ़ता हूँ या इस नोट्स को पढ़ता हूँ, तो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई बात करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं उसका भी कुछ सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट कि हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम बहुत ही अच्छे स्तर से तैयारी करवाएंगे आपको, और बहुत डिटेल में तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।